एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और इस टाइम रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो हमारा इनकम टैक्स है उसमें हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है मीन्स हमारे जो इंडिया में टैक्स लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर को ध्यान में रखकर ही लगता है कि पर्सन अगर रेजिडेंट है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा लगता है हमारा इसके ऊपर टैक्स इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है किसी इंडिविजुअल का कि वो उसका जो रहन सहन है, ठीक है, वो कितने टाइम तक यहाँ पे रहा है, तो वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस में आ जाता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो उसको डील करता है हमारी सेक्शन 6। और जो अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस में जो रेजिडेंट स्टेटस है उसको दो भागों में विभाजित किया है। एक तो या तो वो पर्सन रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट है तो ये चीज़ को डील करेगा सेक्शन 6(1), ठीक है। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो इस चीज़ को डील करेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, ठीक। तो रेजिडेंट अगर कोई पर्सन है तो वो दो टाइप का होगा, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि व्हेन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल को कब रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया में? तो एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। जो हमारी बेसिक कंडीशंस हैं वो हमारी दो हैं, दैट इज ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 182 डेज इंडिया में रहा होना चाहिए। दूसरा है ही इज इन इंडिया फॉर 60 डे मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें से 60 डेज इंडिया में होना चाहिए, या फिर 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर जो इमीडिएटली प्रोसीडिंग कर रहे हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को, उसमें से, ठीक है, 4 में से 365 दिन वो इंडिया में रहा होना चाहिए, हमारी बेसिक कंडीशन है। उसके बाद है, ठीक है, तो व्हेन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अगर कोई पर्सन, इससे पहले हमने बात की कि किसी पर्सन को हम रेजिडेंट कैसे मान सकते हैं, तो जब वो हमारी दोनों इन बेसिक कंडीशंस को फॉलो करता है तब तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब उसके बाद आती हैं हमारी एडिशनल कंडीशंस। तो किसी पर्सन को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, ROR माना जाएगा। तो इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी दी गई हैं, दैट इज एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, यानी कि वो बेसिक कंडीशन पूरा कर चुका है। शैल बी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, वो रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है इंडिया में इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, ठीक है। वो या तो कब माना जाएगा, या तो वो इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फॉलो करता है और एक बेसिक कंडीशन को फॉलो कर देता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ठीक है, 10 में से 2 साल जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो होना चाहिए। दूसरा है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 में से 730 दिन जो है वो प्रीवियस ईयर के वो इंडिया में उसको होना चाहिए, तब उसको क्या माना जाएगा? रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ROR इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है दोनों उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, जो बेसिक कंडीशन उनमें से किसी एक को कर देता है उससे वो रेजिडेंट हो जाएगा, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों एडिशनल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक जी। उसके बाद है अब इंडिविजुअल को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा? तो उसको तब माना जाएगा इफ ही डज नॉट सर्टिफाई एनी और बोथ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है। तो वो दोनों ही या किसी भी कंडीशन एडिशनल कंडीशन को अगर फॉलो नहीं कर पाता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर विल बी ट्रीटेड एज RNOR, दैट इज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ओनली इफ ही और शी सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। एक बेसिक कंडीशन को फॉलो करता है उसे तो रेजिडेंट हो जाएगा, और नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या? नॉट सेटिस्फाई आइदर बोथ एडिशनल कंडीशन, और वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता है तो वो हो गया आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद है कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट कब बनता है, तो इस चीज़ को डील करती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट इफ ही
इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया, दैट इज नन ऑफ कंडीशंस मेंशन द अबव पैरा इज सेटिस्फाइड। जब वो किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ना तो वो इंडिविजुअल जो है वो बेसिक कंडीशन को फुल कर पा रहा है और ना ही वो हमारी जो एडिशनल कंडीशन है उनको फुलफिल कर पा रहा है, तो वो क्या मीन्स इवन इफ द इंडिविजुअल इज फेल टू सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन ही विल ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF का क्या सिस्टम है कि अगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो टोटली इंडिया में है या पार्शियली इंडिया में है तब तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर कर्ता रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF भी ROR मानी जाएगी, और अगर कर्ता RNOR है तो HUF भी RNOR मानी जाएगी। क्योंकि जो हमारा HUF है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसमें मेन कौन होता है, जो कर्ता होता है, उसका मेन हेड जो होता है फैमिली का वो कर्ता होता है, तो उसी के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करेगी, ना कि फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। ठीक जी, तो रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं HUF का, तो इस चीज़ को डील करती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। तो रेजिडेंट कब माना जाएगा किसी HUF को, तो एन HUF is set resident in India if the control and management of HUF is in India। ठीक है, रेजिडेंट तब माना जाएगा जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है, और इस चीज़ को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो और रेजिडेंट HUF ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कर्ता सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। अब HUF को रेजिडेंट और ऑर्डिनरी कब माना जाएगा, जब इन कंडीशन को पूरा करता है। ठीक है, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 में से 2 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए, और ही हैज़ बीन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 730 डेज मोर देन ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर। ठीक है, 7 में से 730 दिन जो है वो इंडिया में हो तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद है RNOR, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसमें क्या है, कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई एनी अबव एडिशनल कंडीशन देन HUF ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अब क्या है कि वो क्या कर रहा है, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द HUF सिचुएटेड होली आउटसाइड द इंडिया देन HUF ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, उसका मैनेजमेंट जो है वो टोटली इंडिया के बाहर है तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अब कंपनी का रेजिडेंसी स्टेटस देख लेते हैं। इस चीज़ को डील करता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। तो एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया में है उसका क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो अगर इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, और अगर उसका आउटसाइड इंडिया है शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही मानी जाएगी। तो फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया ओनली। तो फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट कब माना जाएगा, जब ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट और इसके अफेयर्स जो हैं वो सारे होली इंडिया में होने चाहिए, तो फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, हाउएवर अ फॉरेन कंपनी इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट इफ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड इस अफेयर आइदर होली और पार्शली सिचुएटेड आउट ऑफ द इंडिया। अगर उसके सारे मैनेजमेंट और उसके जो भी कंट्रोल है, अफेयर्स हैं, वो सब कुछ जो है वो इंडिया के बाहर है, तो फॉरेन कंपनी को जो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है जी, अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि ये है, आई थिंक ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल का है, ये वो आपको बताया गया है यहाँ पे कि अगर क्या है कि अगर कोई पर्सन कंडीशन जो हमारी बेसिक कंडीशन है सेक्शन 6(1) की उसको पूरा कर लेता है, और साथ में जो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं दैट इज सेक्शन 6(2) की, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ कंडीशन 1 and 2 इज सेटिस्फाइड देन पर्सन इज ROR। ठीक है, अगर क्या है वो कंडीशन सिर्फ वो बेसिक कंडीशन को पूरा कर पा रहा है और एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो होगा रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी। और अगर वो दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP या BOI। तो इसका क्या सिस्टम है कि या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। तो नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पे होगा, होली आउट ऑफ इंडिया, पूरा ही इंडिया के बाहर होगा, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। और अगर वो रेजिडेंट है तो क्या होगा, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होगा। ठीक है, कुछ इंडिया में होगा कुछ बाहर भी होगा, तब भी वो इंडियन ही मानी जाएगी। पर अगर उसका होली इंडिया के बाहर है पूरा ही, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।